पहले बच्चे के बाद अगर वो सी सेक्शन हुआ है तो फिर पेट निकल आता है, तो उसको किस तरह कम किया जा सकता है ताकि वो अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सके? जिस्म में वो चेंज जो माँ बन के आती है वो कभी बदसूरत नहीं हो सकती। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ऐसे पैच आ गए हैं और ऐसी मेडिसिन ली जाती हैं। मैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बहुत अगेंस्ट हूँ। कड़वी चीज जो है उसमें शिफाए सिवाय जहर के, जो है मीठी चीज वो जहर है सिवाय शहद के। एक नॉर्मल आदमी को कितना मीठा खाना चाहिए? ह्यूमन ब्लड जो है वो एक टाइम पर 1 टीस्पून से ऊपर चीनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। डायबिटीज की कितनी इकसाम होती हैं और इसकी क्या अलामत होती हैं? डायबिटीज की 2 इकसाम होती है। एक आपके पास टाइप 1 डायबिटीज होता है जिसको जुवेनाइल भी कहा जाता है, यानी जो मोस्टली जवानों में होता है। ब्लड प्रेशर 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी जिसको एसेंशियली आइडियोपैथिक भी कहा जाता है, एक सेकेंडरी। आपने कहा कि सब्जियों में होता है पोटेशियम, ज्यादा पालक खाने से आपको ब्लड प्रेशर होता है, क्या ऐसा वाकई है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जिनको डायबिटीज़ नहीं होती, हमारे जैसे नौजवान हैं या ख़वातीन हैं, हजरात हैं, मीठा कहते हैं कि मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो मीठी चीज़ें खाने से शुगर हो जाती है। एक नॉर्मल आदमी को कितना मीठा खाना चाहिए और एक डायबिटीज़ वाले बंदे को जिसको बड़ा दिल करता है मीठा खाने, उसके लिए क्या है? तो ये दोनों का आपने फ़र्क बताना है। इन जनरल रूल है कि हर कड़वी चीज़ जो है उसमें शिफाए सिवाय जहर के, और हर जो है मीठी चीज़ वो जहर है सिवाय शहद के। दिस इज़ द रूल फॉर लाइफ। ये तो मैंने आपको रूल बता दिया। अब मैं इस पर थोड़ा बायोमेडिकली भी बात कर लेती हूँ। ह्यूमन ब्लड जो है वो एक टाइम पर 1 टीस्पून से ऊपर चीनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये वो सफ़ेद चीनी नहीं है कि आपने फल भी खा लिया, आपने डबल रोटी भी खा ली, आपने सालन भी ले लिया, आपने फ्रूट जूस भी ले लिया और उसके ऊपर भी आपने 1 टीस्पून चीनी ले ली। आप जो फल खा रहे हैं उसमें भी नेचर की चीनी शामिल है जिसको आप फ्रुक्टोज कहते हैं। आप जो डबल रोटी खा रहे हैं उसमें भी नेचर की चीनी शामिल है जिसको आप ग्लूकोज कहते हैं। नॉर्मल इंसान हमारे पाकिस्तानी कल्चर में जिस तरह खाना खाता है वो ऑलरेडी अपना 1 टीस्पून एक्सीड कर रहा है। तो इस सवाल का एक्यूरेट जवाब ये है कि किसी को भी मीठा नहीं खाना चाहिए। मैं इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पे भी बात करूंगी कि वाकई ह्यूमन इंसान के लिए क्या पॉसिबल है, लेकिन जो इसका जवाब है किसी को भी नहीं खाना चाहिए। और जो डायबिटिक है उसके ब्लड में तो ऑलरेडी हाइपरग्लाइसीमिया का जहर है। अच्छा। यानी उसके जो बॉडी के सेल्स हैं वो ऑलरेडी ग्लूकोज को ब्लड से निकाल ही नहीं रहे हैं कि उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑलरेडी रेज्ड है। इस सस्टेन्ड यानी ये एक कॉन्टिन्यूस तौर पे एक जो तसलसल होता है ब्लड शुगर का रेज रहने का, इसी को तो डायबिटीज़ कहते हैं। उस पर से आप और चीनी डालेंगे तो वो कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं। और नॉर्मल इंसानों को भी नहीं खा, मीठा जहर है। जो शुगर इंडस्ट्री का फ़रोग हुआ है वो 1960s 1970 से स्टार्ट हुआ और 1980s में ब्लूम कर गया अमेरिका की वजह से, ठीक है। और उसके बाद फिर जंक फूड इंडस्ट्री आई, रिफाइंड फूड इंडस्ट्री आई, ये एक बड़ी डोमेन है। उसके बाद फैट को, चर्बी को बुरा बनाया गया, हालांकि चर्बी आपके लिए हेल्दी होती है एक सर्टेन अमाउंट पे, और इसको अच्छा बनाया गया, तो किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। चलिए, डायबिटीज़ की कितनी इकसाम होती हैं और इसकी क्या अलामत होती हैं? अच्छा, डायबिटीज़ की 2 इकसाम होती हैं। एक आपके पास टाइप 1 डायबिटीज़ होता है जिसको जुवेनाइल भी कहा जाता है, यानी जो मोस्टली जवानों में होता है। मैं बताती हूँ आपको। एक टाइप 2 डायबिटीज़ होता है जो मोस्टली आपको 35-40 के बाद हिट करता है, जिसका थोड़ा सा बल्कि बहुत ज़्यादा ताल्लुक आपकी अपने लाइफस्टाइल और आपकी ईटिंग हैबिट से एसोसिएटेड है। जो आपके पास टाइप 1 डायबिटीज़ होता है इसकी जो टेंडेंसी होती है, यानी होने की जो इसकी वजह होती है, वो ज़्यादातर जेनेटिक होती है या ऑटो इम्यून होती है। ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि जो जिस्म का दिफा सिस्टम है वो अपने ही अगेंस्ट हो गया और अपने सेल्स तबाह करना शुरू हो गया। जिस हार्मोन की कमी हो जाती है इस तरह के डायबिटीज़ में, वो आपके जिस्म के जिस ऑर्गन से निकलता है उस ऑर्गन को आप पेंक्रियास कहते हैं। पेंक्रियास में आपके पास से 2 तरह के सेल होते हैं, एक अल्फा सेल होते हैं, एक बीटा सेल होते हैं। ये दोनों डिफरेंट हार्मोन बनाते हैं और ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं ताकि बॉडी में एक बैलेंस रहे। अल्लाह ने बैलेंस क्रिएट किया बना। अल्फा सेल ग्लूकागॉन बनाता है, बीटा सेल इंसुलिन बनाता है। अब ये जो इंसुलिन है ये जिस्म इस बात का तयन करता है कि ब्लड ग्लूकोज जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में किस तरह यूज़ होगा। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपका ये सेल जो इंसुलिन बनाता है इसकी खुद ब खुद डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, यानी इसका इलाज कंपैरेटिवली मुश्किल है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इसका कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। अब ये वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा से, ये जो जवान बच्चों को नहीं डायग्नोज हो जाता 14 से 25 के बीच होती है, और ये वो लोग हैं जिनका डायबिटीज डायग्नोस होती है, उनको फॉरेन इंसुलिन के डोजेस लगना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, टाइप 2 आपके पास जो डायबिटीज़ होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्टली होता है आपकी सस्टेन्ड लापरवाही का नतीजा। वो लापरवाही जो आप 20 साल की उम्र से कर रहे हैं और वो 40 साल की उम्र में पर्दे के सामने आ गई है। सस्टेन्ड जब आप कार्बोहाइड्रेट्स या अनहेल्दी लाइफस्टाइल, रात को देर से जागना, इस पर भी हम इंशाल्लाह कभी बात करेंगे अगर इसमें टाइम ना मिला कि रात को देर से जागने से डायबिटीज़ कैसे होता है। अच्छा, या अगर आप बार बार बहुत ज़्यादा स्नैकिंग करते हैं तो आपका इंसुलिन ब्लड में रेज होता रहता है, हत्ता कि आपके जो सेल हैं वो उसको जवाब देना शुरू
छोड़ देते हैं। जैसे अगर कोई माँ बाप है वो अपने बच्चे को डांटते रहे, ठीक है, जवाब देता रहेगा, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन का तरीका ही सिर्फ डांट करना और अगले को क्रिटिसाइज करना है, आखिरकार वो आपकी बात सुनना छोड़ देगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो फिर क्या होगा कि आपकी बॉडी के सेल भी इंसुलिन को जवाब देना छोड़ जाते हैं, आप हो जाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड में ग्लूकोज रेज रहता है। दिस इज टाइप 2 डायबिटीज। सिम्टम्स दोनों के बहुत मिलते हैं, पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब का आना, रात को बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीडिप्सिया जिसको आप कहते हैं, ऐसे तरेलियाँ पड़ना जो आपके जैसे ना हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, जो कि आपको बार बार ब्लड ग्लूकोज ऊपर नीचे होने के एपिसोड्स की वजह से होते हैं। आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ब्रेन फॉग, मेंटल क्लैरिटी ना होना। एक बहुत अर्ली सिम्टम आपके पास ये हाथों पैरों में सुइयाँ चुभना, क्योंकि डायबिटीज़ में आपके पास B1 और B12 विटामिन की कमी हो जाती है, और ये विटामिन जो हैं ये आपकी नर्व्स के लफाफे बनाते हैं। वो लफाफा जब नहीं रहता, नर्व्स की सेंसेशंस खराब होती हैं, इंपल्सेस की स्पीड खराब होती है, तो आपको लगता है जैसे आपके हाथों पैरों में सुइयां चुभ रही हैं। आपसे अगर बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं होती और आपको लगता है हाय क़यामत आ गई, जब मैं कुछ ना खाया तो मैं किसी को खा जाऊंगी, तो इसका मतलब है कि वो भी आपको डायबिटीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं। बेली फैट के ऊपर नौजवानों के अंदर मैं अपनी उम्र के तमाम मर्दों की जो है वो नुमाइंदगी करते हुए, और तमाम ख़वातीन जो हमारी बहनें हैं उनका पेट बहुत निकल आता है इस उम्र के अंदर, तो ये कैसे काम होगा? 3 टाइप्स ऑफ बेली हैं, 3 टाइप्स ऑफ बेली की डिफरेंट रीजंस है, और इससे उनका इलाज भी डिफरेंट है, और रीज़न समझे बगैर आप उसका इलाज नहीं कर सकते। ख़वातीन में जो बेली सबसे ज़्यादा कॉमन है, हमारी बहनों में, बेटियों में, जो एक लोअर पाउच होता है, ये वाला एरिया जो ऐसे करके निकला होता है, वो होता है आपके पास, अभी इन पर डिटेल में बात करेंगे, एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से जो औरतों का जो हार्मोन है जब वो टॉक्सिक हो जाता है, जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है जब उनमें टेस्टोस्टेरोन यानी मर्द वाला हार्मोन टॉक्सिक हो जाता है। जो टॉक्सिक किस्म का फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, वो आपके पास तब बनता है जब औरतों में मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, और उसकी कन्वर्जन एक एंजाइम यानी वो तब्दील होना शुरू हो जाता है एरोमाटेज से एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी में। आप दुनिया का कोई भी जिम कर लें, अगर आप अपनी एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी को ट्रीट नहीं करेंगी, आपके ये नीचे वाला पाउच नहीं जाना। दूसरी बेली है आपके पास जो मर्दों और औरतों दोनों में होती है, जो आपके पास होती है सैगिंग बेली, ऐसे करके लटकी हुई बेली। ये उन लोगों में है जिनकी बॉडी में बहुत सारे सालों से इंसुलिन हाई है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हाई है, और जिनको अब फैटी लिवर हो चुका है, यानी उनका जिगर जो है वो चर्बी की उल्टी कर रहा है, और वो चर्बी की उल्टी किसके ऊपर कर रहा है? सारे ऑर्गन्स के ऊपर, दिल के ऊपर भी कर रहा है, पैंक्रियास के ऊपर भी कर रहा है, किडनी के ऊपर भी कर रहा है, और कभी कभी ये फैटी इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है, यानी ये जो चर्बी है ये आपके पास ऑर्गन्स के अंदर जाना शुरू हो जाती है, जहाँ पर जो पहले वाला मोटापा है जिसकी मैंने बात की है, लोअर पाउच वाला, ऐसे नीचे वाला, बिल्कुल ऐसे लटक जाता है, लटक वाला, वो जहाँ पे इतना खतरनाक नहीं है, और वो हार्मोन ठीक होने से हो जाता है, और वो काइंड ऑफ सुपरफिशियल फैट है, सबक्यूटेनियस है, यानी स्किन के नीचे है, वो चला जाता है। ठीक है, खवातीन का है, वो चला जाता है। जो ये वाला है आपके, और उसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज आपके काम आती है, लेकिन ज़्यादा डाइट। ये वाला आपके पास एक्सरसाइज से बिल्कुल भी नहीं जाता, ये आपके पास सिर्फ डाइट से ही जाता है। ये फैटी लिवर है, क्योंकि ये इतने साल आपका इंसुलिन और आपका स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा था, उसकी वजह से ज़्यादा है। जब तक आप अपना स्ट्रेस और इंसुलिन को नीचे नहीं लेकर आएंगे, ये नहीं होगा। इन सब के इलाज पे बात करेंगे। पहले मैं तीसरी टाइप ऑफ बेली बता दूं जो सबसे खतरनाक और जानलेवा है, जो आपके पास प्रोट्रूडिंग बेली होती है। आप वो देखते होंगे, वो वाली बेली जो बिल्कुल ऐसे प्रेग्नेंट बेली होती है, और वो खास करके जब मर्द हजरात की होती है तो वो बहुत ही ऑकवर्ड लगती है, और ऑफ कोर्स, ठीक है। और उसकी अच्छा, और इस बेली के साथ एक और फीचर क्या एसोसिएटेड है, इसको सेंट्रीपीटल ओबेसिटी या एप्पल शेप्ड, सेब की शेप की ओबेसिटी भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों की नॉर्मली पेरिफ्रीज, बाजू और टांगे बहुत पतली होती हैं और पेट इतना मोटा होता है। ये खतरनाक है जी, ये इससे खतरनाक है क्योंकि इसका मतलब है कि आपके लिवर में स्कार हो गया, जख्म हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, और वो अब अपने अंदर के फ्लूइड को बाहर फेंक रहा है एब्डोमिनल सैक में, कैविटी में, जिसको एसाइटिस भी कहा जाता है। और ये खुदाना ये प्रोसेस, ये अमल होने में, पेट का पानी, ये पेट का पानी है। ये अमल होना शुरू कब से होता है? ये अमल फैटी लिवर से शुरू होता है। जब फैटी लिवर होने के बाद भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, सो ठीक नहीं रहे हैं, रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हैं, जो अल्कोहलिक्स है वो अल्कोहल ले रहे हैं। अच्छा, ये जो पानी वाला लिवर है ना, ये अल्कोहलिक्स में, जो लोग शराब पीते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। ये टिपिकल, इसको बियर बेली भी कहा जाता है, जो शराब पीते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ये अब आपके पास 20-25 साल लगा के बनता है, 15 से 20 साल तो लगते हैं, और ये बहुत ख़तरनाक है। लिवर जो है आपके पास ज़ख्मी हो चुका है। ऑफकोर्स इसमें कोई वर्जिश काम नहीं आती है। यहाँ पर आपके जो इलाज के टारगेट होते हैं वो 3 होते हैं। अब आप जैसे जैसे कहेंगे मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी। अच्छा, बिल्कुल हम इलाज की तरफ आते हैं, लेकिन
एक्सरसाइज बताएं ख़वातीन। आपको पता है कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ऐसे पैच आ गए हैं हाँ, और बिल्कुल। ऐसी मेडिसिन्स ली बिल्कुल, जाती बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और उनसे भी उनका मोटापा जो है वो दिन ब दिन बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनके लिए बताएं कि वो क्या करें, और पहले बच्चे के बाद अगर वो सी सेक्शन हुआ है तो फिर पेट निकल आता है, तो उसको किस तरह कम किया जा सकता है ताकि वो अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सके। अच्छा जी, एक तो ये कि जिस्म में वो चेंज जो माँ बन के आती है वो कभी बदसूरत नहीं हो सकती, तो मैं तो उसको खूबसूरती ही कहूँगी। और दूसरी बात बड़ी ये है खूबसूरत कि बात है, हाँ जी, बड़ी खूबसूरत। और दूसरी बात ये है कि इस बात को लेके आप सारी ख़वातीन ने चौड़ा नहीं होना और अपना ख्याल रखना जो है वो छोड़ना नहीं है, तो आप अपना ख्याल रखती रहें। जितनी मैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बहुत अगेंस्ट हूँ। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन पैच और ये सारे वो आ गए हैं, अब इन पैचेस की वजह से क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपके जिस्म में पानी रोकता है, पानी रोकता है तो वो पानी खड़ा हो जाता है और वो सारी ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपके पास पीरियड से पहले भी हाई होता है, तभी पीरियड से पहले बहुत सारी औरतें जो है वो ब्लोटेड फील करती हैं। अक्सर पीरियड्स में आपका 2-3 किलो वजन भी इसी हार्मोन की वजह से बढ़ जाता है, और जैसे ही आपको पीरियड्स हो जाए आपका वजन पेट भी अंदर हो जाता है, वजन भी आपका दोबारा नॉर्मल हो जाता है। प्लीज़ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ ना करें, इनके बहुत सारे नुकसान आते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मैं आपको बताऊं, आपको इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी बना सकती हैं। आपके जिस्म से जिंक निकाल देती हैं, जिस्म से जिंक निकल जाए आप आगे जाके ब्लड प्रेशर की पेशेंट बन जाती हैं। आपकी बॉडी का गुड एस्ट्रोजन, इस पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हम ज़ैन बात करेंगे दोबारा, क्योंकि वो आपकी एक्ने वगैरह बड़ी जरूरी है और हर दूसरी औरत इसका शिकार है, बहुत ज़रूरी है। और हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बात करेंगे। अलबत्ता अभी मैं ये बात कर दूं कि इस हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से जो आपका वेट बढ़ता है, जब तक हार्मोन ठीक नहीं होगा कोई वर्जिश उस पेट को अंदर नहीं कर सकती, हेल्प कर सकती है। और ये बात सच है कि जो आपके पेट का आखिरी वाला टायर होता है वो अंदर जाने में टाइम लगाता है। कीटो भी हेल्प करती है हार्मोन वाले में भी, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हेल्प करती है, लेकिन जब तक आप अपने जिस्म से टॉक्सिक एस्ट्रोजन नहीं निकालेंगी वो कैसे ठीक होगा, वो ठीक नहीं हो सकता। वो हार्मोन आपकी, और इसकी टिपिकल निशानी होती है कि एकदम हिप्स बहुत हैवी हो जाते हैं, कंधों का साइज वही रहता है, ट्राउजर का साइज अगर चौड़ा हो जाए इसका मतलब है खवातीन में एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी। ब्लड प्रेशर के हवाले से बताएं कि ये क्यों हो रहा है इतना, इसकी क्या वजह है? ब्लड प्रेशर 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी जिसको एसेंशियली आइडियोपैथिक भी कहा जाता है, एक सेकेंडरी। आपके पास जो 90% केसेस होते हैं ब्लड प्रेशर के वो प्राइमरी होते हैं और सिर्फ 10% होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, यानी वो किसी और वजह से होते हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि सेकेंडरी पे बात कम करनी है तो मैं बता दूं, जैसे किसी के गुर्दे ठीक तरह काम नहीं करते, अब क्योंकि गुर्दों के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड लोकेटेड होता है, एड्रीनल ग्लैंड में आपके पास एक सिस्टम होता है हार्मोन का जिसको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं। अब गुर्दे ठीक नहीं होंगे तो वो सिस्टम भी ठीक नहीं होगा, वो सिस्टम ब्लड प्रेशर को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर किसी और चीज़ की वजह से आपको ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो उसको सेकेंडरी कहेंगे, जैसे मैंने ये मिसाल दी है, किसके गुर्दे ठीक नहीं, रेनिन एंजियोटेंसिन ठीक नहीं, ब्लड प्रेशर हो गया तो वो सेकेंडरी हो गया। अब दूसरा आ गया जी प्राइमरी। प्राइमरी की आपके पास जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है, आप हैरान हो जाएंगे सुन के, वो वही है जो आपके पास डायबिटीज़ की है, और वो है सस्टेन्ड इंसुलिन रिलीज और स्ट्रेस। और वो कैसे है, जब आपकी बॉडी में इंसुलिन बहुत अरसे तक ऊपर रहता है। इसमें मैं आपको साथ ये भी बताऊंगी कि इंसुलिन के ज़्यादा होने से कैसे आपको सोडियम कम करने की ज़रूरत पड़ जाती है। इंसुलिन जब आपके पास बहुत ज़्यादा रहता है, जो आपकी ब्लड की वेसल्स हैं, जो आपकी शरीयानें हैं, वो सख्त और वो स्टिफ होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ जो आपके पास होना शुरू हो जाती है, वो आपके पास ये होना शुरू हो जाता है कि आपके जिस्म में पोटेशियम की कमी होना शुरू हो जाती है। अब हमारे पास जितनी भी फार्मा इंडस्ट्री, जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की मेडिकेशन है, उसको कैसे टारगेट करती है। अगर आप ग्रुप ऑफ मेडिसिन का नाम पढ़ें तो बहुत बड़ी ग्रुप ऑफ मेडिसिन का नाम है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, यानी पोटेशियम जिस्म में रोकने वाली दवाई। आपके पास इंसुलिन उसी पोटेशियम को जिस्म से निकाल रही है, तो इन दवाइयों को लेने की जगह अगर आप अपने जिस्म में पोटेशियम रिप्लीट करना शुरू कर दें तो क्या ही बात है। अब मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी जैन कि इतने सारे लोग ब्लड प्रेशर के डायग्नोसिस के बाद अपनी डाइट से नमक निकाल देते हैं और उसके बाद भी उनका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता। नमक आपके पास सोडियम आयन है एक्चुअली, जिसको वो निकालना चाह रहे होते हैं। हमारे जिस्म में सोडियम और पोटेशियम एक तवाज़न में काम करते हैं और साथ साथ काम करते हैं। हमारे जिस्म को 4 गुना पोटेशियम चाहिए होता है, आप समझ लें 4:1, और 1 गुना सोडियम चाहिए होता है। नॉर्मली हमारी जिंदगी इसके ऑपोजिट है। पोटेशियम आपके पास होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, क्या हम में से कोई वो खाता है? हम लोग नहीं खाते। सोडियम आपके पास किस चीज़ में है मॉडिफाइड? चाइनीज़ खानों में, रेस्टोरेंट्स में, चिप्स में है, बिस्किट में है, पास्ते में है, जंक फूड में है, बर्गर में है, फ्रेंच फ्राइज में है, नगेट्स में है, नेम अ थिंग और उसमें है। अब जब इतना अरसा आप अपनी बॉडी को अब्यूज़ करेंगे और इतना ज़्यादा अनहेल्दी और मॉडिफाइड यानी चेंज फॉर्म ऑफ सोडियम लेते रहेंगे,
तो आपकी पोटेशियम डिप्लीट होता गया। अब इतने जंक फूड खाने से इंसुलिन ऊपर होगा, वो पोटेशियम को मजीद निकाल रहा है। आपको पोटेशियम वैसे ही 4 गुना लेना था सोडियम की निस्बत, आप वो भी नहीं ले रहे, अब आप सोडियम भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपको क्या हुआ, आपको ब्लड प्रेशर हो गया जब आप 45-50 साल के हो गए। दैट हाउ इट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सब्जियों में होता है पोटेशियम, तो वैसे ही कहते हैं कि जी ज्यादा पालक खाने से आपको ब्लड प्रेशर होता है, कि ऐसा वाकई है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, हालांकि बिल्कुल ये बड़ी अजीब बात है, इसको तो क्लियर करें पहले। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि पोटेशियम की जो हमारी दिन की डेली रिक्वायरमेंट है ना, वो 4700 मिलीग्राम है, और वो पता है कब कैसे पूरी हो सकती है, जब आप दिन में 7 से 10 कप ऑफ वेजिटेबल खाएं, वो आप नहीं खा सकते। उसको पूरे करने का तरीका ये होता है कि आप ग्रीन पाउडर्स लें, ग्रीन पाउडर्स के कॉन्सेंट्रेट लें आप। जैसे 1 टीस्पून जो ग्रीन पाउडर होता है ना, उसमें आपके पास समझ लें कि 2 से 3 सब्जी के कप जितना पोटेशियम होता है। जैसे मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के भी ग्रीन पाउडर्स हैं, आंवला, बिटर मेलन, करेला, जो कि पोटेशियम और मैग्नीशियम रिच सोर्स हो सकते हैं आपके लिए। लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। पालक खाने से आज तक किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, अगर किसी का यूरिक एसिड हाई है और वो पालक खाता रहता है क्योंकि उसमें ऑक्सलेट्स होते हैं, तो वो पालक की प्रॉब्लम हो सकती है। पालक खाने से भी भला कभी ब्लड प्रेशर, हालांकि वो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स भी बनते हैं, वो अगर आप ऑलरेडी बॉडी में आपकी टेंडेंसी हो और आपकी किडनी ठीक तरह काम ना कर रही हो और आपका यूरिक एसिड हाई हो तो बनते हैं। बिल्कुल आपसे क्या। अच्छा, खवातीन बिल्कुल नॉर्मल लड़कियां कभी ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो माँ बनने के करीब होती है उनको ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, और फिर एक मेडिसिन जो है वो डॉक्टर लिख के दे देती है कि आपने लेनी है। वो इससे किस तरह बच सकती है, और उसका आने वाले बच्चे पे क्या इफेक्ट होता है, ये भी बताएं। इसको एक्लैम्पशिया एंड प्री एक्लैम्पशिया ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। सबसे पहले तो अल्लाह ससुराल वालों को हदायत दे कि लड़की को इतना स्ट्रेस देते हैं, और कुछ लोगों की तो शौहरें भी सासों से बदतर होती हैं, और इतना स्ट्रेस देते हैं कि लड़कियों को प्रेगनेंसी में इतने सारे इस बारे में बात होनी चाहिए। अगर हम हेल्थ के बारे में बात करें तो सोसाइटल फैक्टर्स के इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लड़की से, आजकल तो लड़कियों से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जी वो बच्चे भी पैदा करें और साथ वो कमाएं भी, तो ज़ाहिर टेंशन ले लेके उनका ब्लड प्रेशर ही हाई होना है ना, और उनको क्या होना है, ठीक है। दूसरी बात आपके पास ये आ जाती है कि अगेन अब डाइट और लाइफस्टाइल फैक्टर्स की तरफ आ जाते हैं। वो लोग जो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते और प्रेगनेंसी में भी अनहेल्दी डाइट लेते हैं। अगर आपका प्रेगनेंसी में भी सस्टेन्ड इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है और आपके स्ट्रेस हार्मोन का रिलीज़ हो रहा है, तो आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो कैल्सीफाई होना शुरू हो जाएंगी। एक और चीज़, प्रेग्नेंट बच्चियाँ, बहनें, बेटियाँ अपनी डाइट में विटामिन K2 का ख्याल रखें। विटामिन K2 आपके पास रेड मीट में होता है। मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है बच्चियों पे जो गोश्त से दूर भागती हैं। भाई गोश्त से आप क्यों दूर भागती हैं? जो इंसान गोश्त से दूर भागता है, याद रखें बीमारियां उसको ऐसे आके पकड़ेंगी 30s 40s में। आपने गोश्त नहीं खाया ना सारी जिंदगी, आपकी इम्यूनिटी लड़कियां तो गोश्त देखिए ये पता नहीं क्या क्या मुंह बनाती है। आपने गोश्त नहीं खाया सारी जिंदगी तो आपकी इम्यूनिटी लो रहेगी। विटामिन K2 अगर गोश्त में होता है तो वो आपके पास करता क्या है? विटामिन K2 का काम ये है कि वो आपके जिस्म से जो कैल्शियम है उसको सही गाड़ी है, कैरी डब्बा है, उसको हड्डियों में भेजता है कि जाओ यहाँ जाके डिपॉजिट हो, कहीं जाके खून की शरियानों में और ब्लड वेसल में डिपॉजिट ना हो जाना। आपके पास ब्लड प्रेशर होने की एक बहुत बड़ी रीज़न, अगर आप कॉरोनरी आर्टरी का स्कैन करवाएं, वो आपके पास कॉरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन है, यानी दिल की शरियान में कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाना। अगर आपकी डाइट में विटामिन K2 नहीं है तो कैल्शियम बेराहरवी का शिकार हो जाएगा। जैसे किसी इंसान की ज़िंदगी में माँ ना हो तो उसको बेराहरवी होगी, तो विटामिन K2 कैल्शियम की माँ है, उसको आप लेंगे तो वो कैल्शियम शरियानों में नहीं जाएगा और वो हड्डियों में जाएगा।